नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी ओनली फॉर आईएएस में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो दरअसल प्रस्तावना हम पढ़ते क्यों हैं? ये प्रस्तावना है जो संविधान की प्रकृति को बताती है, हमारे जो संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनको बताती है, जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उनके बारे में डिस्कस करती है, और जो भारत के जो सर्वोच्च शक्ति है, भारतीय संविधान में जो शक्ति का स्रोत है उसके बारे में बताती है, हमारे संविधान के उद्देश्य के बारे में बताती है और संविधान को लागू होने की तिथि के बारे में बताती है। तो चलिए शुरू करते। सबसे पहले बात आती है कि आखिर प्रस्तावना दुनिया में सबसे पहले किस देश ने लागू की थी। तो दुनिया में सबसे पहले जो संविधान में प्रस्तावना शामिल हुई थी वो अमेरिका के संविधान में उस प्रस्तावना को शामिल किया गया था। और ये जो हमारी प्रस्तावना है ये संविधान की शक्ति के स्रोत को बताती है कि भारत की जनता से भारतीय संविधान में शक्ति अधिकृत की जाएगी। ठीक है। इसके बाद में जो प्रस्तावना की जो भाषा है, जो प्रस्तावना की भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। अब ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में हिंदी बोली जाती है, नहीं। इसका मतलब ये है कि जो हमारी प्रस्तावना है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणतांत्रिक राज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति और धर्म विश्वास उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और उसकी राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आज 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ये जो प्रस्तावना है इसमें जो भाषा दी गई है, जो इसकी सरलता को व्यक्त किया गया है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है। अब बात करते हैं जो संविधान में जितने भी अधिकार दिए गए हैं और जो भी संविधान का नेचर है उसके बारे में प्रस्तावना बताती है। तो सबसे पहली बात आती है कि भारत के जो संविधान में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो न्याय की बात करी गई है, ये न्याय 3 प्रकार के हैं, यानी कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ये रूस की क्रांति से लिया गया है, यानी कि रूस के संविधान से लिया गया है, जो आगे चलकर जब हम क्लास करेंगे तो डीपीएसपी है, जो डीपीएसपी में अनुच्छेद 38 में ये जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है उनकी चर्चा डीपीएसपी में अनुच्छेद 38 में की गई है। और उसके बाद में जो स्वतंत्रता और समता और बंधुत्व की जो बात की गई है प्रस्तावना में, उसमें स्वतंत्रता 5 प्रकार की स्वतंत्रता को दिया गया है। एक तो विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। और वहीं अगर समता की बात करें, जो प्रस्तावना में समता के बारे में बताया गया है, यानी कि समानता, ये समता का मतलब होता है समानता, जिसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, जो आगे चल के ये जो अवसर की समानता है ये अनुच्छेद 16 में दिया गया है। आर्टिकल 16 में अवसर की समानता दी गई है। और जो प्रतिष्ठा है ये प्रतिष्ठा आर्टिकल 21 में दी गई है, क्योंकि आर्टिकल 21 में कहा गया कि हर एक व्यक्ति को अपनी गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार है। ठीक है। तो ये आर्टिकल 21 में दिया गया। अब उसके बाद में जो हमारी जो प्रस्तावना है वो संविधान की प्रकृति को बताती है कि हमारा संविधान कैसा होगा। तो भारत कैसा देश है? एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब इसका क्या होता है, ऐसा देश जिसको अपने आंतरिक और बाह्य फैसलों को लेने की, आंतरिक फैसले कैसे, जैसे हमारे देश में अंदर जो देश अपने देश में क्या कानून बनाने हैं, क्या नियम लागू कराने हैं, क्या पॉलिसी चलानी है, उसका फैसला खुद ही देश की सरकार लेगी। और जो बाहरी फैसले होते हैं, बाहरी फैसलों में जैसे किस देश के साथ युद्ध करना है, किससे संधि करनी है, किससे व्यापार करना है, किससे नहीं करना, ये होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब समाजवाद की जो बात की गई है प्रकृति के बारे में, तो ये जो भारत में जो समाजवाद है वो गांधी और नेहरू के विचारों से प्रभावित समाजवाद है, जो कि
कार्ल मार्क्स का समाजवाद भी है। तो लेकिन जो ज़्यादा झुकाव है वो गांधीवादी समाजवाद की तरफ झुकाव है, इसलिए इसे गांधीवादी समाजवाद कहते हैं। और वहीं बात करें अगर पंथ निरपेक्ष की, तो पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि देश का यानी राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा। जैसे कि पाकिस्तान इस्लामिक देश है, बांग्लादेश इस्लामिक देश है, और अपना नेपाल भी हिंदू राष्ट्र है, तो वो भी है, धर्मनिरपेक्ष नहीं है वो। तो लेकिन अपने भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। भारत में सभी धर्म बराबर हैं, समान हैं, और सभी धर्मों के लिए, जैसे अगर हिंदुओं के लिए अमरनाथ यात्रा पे कुछ छूट दी जाती है, तो मुसलमानों को हज यात्रा के लिए भी सब्सिडी दी जाती है। कहने का मतलब ये है कि ऐसा देश जो सभी धर्मों को समान रूप से लागू करे, समान रूप से माने, सबका सम्मान बराबर हो, ऐसा देश पंथ निरपेक्ष होता है। अब लोकतांत्रिक की बात करें तो लोकतांत्रिक का मतलब होता है, जो हमारी प्रस्तावना में लोकतांत्रिक गणराज्य की बात की गई है, तो लोकतंत्र का मतलब होता है अंतिम शक्ति जनता में, यानी कि अगर कोई नेता मंत्री बना तो वह जनता ने ही चुना है। अगर जनता चाहे तो उसे हटा भी सकती है, कोई उसकी जगह दूसरा नेता या कोई भी विधायक या जो भी राजनेता है उसे सिलेक्ट कर सकती है, चुनाव उसका कर सकती है और उसे हटा सकती है। अब लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र मतलब जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है वो ज़्यादातर छोटे देशों में होता है, जिनकी जनसंख्या छोटी होती है, कम होती है, वहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र चलता है। और जहाँ ज़्यादा जनसंख्या वाला देश हो, जैसे अपना भारत एक बड़ा देश है, जनसंख्या बहुत है, तो यहाँ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है ये जनता ने वोट दिए सांसद को, सांसद बन के गया, और सांसद ने यहाँ पे जो भी पीएम बनेगा उसके लिए वोट करते हैं। यानी कि जनता, ये हो गई हमारी जनता, ये हो गया सांसद, और ये हो गया पीएम। जनता ने वोट किए तो सांसद बना, सांसद जाके संसद में अपना एक नेता चुनेंगे जो देश की सरकार को चलाएगा। ठीक है। अब इसके बाद में आता है गणराज्य। अब गणराज्य का मतलब क्या होता है? गणराज्य का मतलब वो होता है कि जहाँ किसी देश में जो भी देश की सर्वोच्च सत्ता पर, जैसे कि राष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति का पद वंशानुगत हो, यानी कि अभी जो द्रौपदी मुर्मू हैं वो राष्ट्रपति है, अब इनकी संतान हो वो राष्ट्रपति बने, फिर उनकी संतान राष्ट्रपति बने, तो ये वंशानुगत नहीं है। यहाँ पर कोई भी राष्ट्रपति बन सकता है, यानी कि सर्वोच्च पद पे कोई भी बैठ सकता है, कोई भी इसके लिए चुनाव लड़ सकता है, तो वो होता है गणराज्य। गणराज्य का मतलब जहाँ वंशानुगत ना हो। ठीक है। अब उसके बाद में आता है कि क्या संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें संशोधन किया गया है? तो हाँ, इसमें एक बार संशोधन किया गया है, केवल एक बार संशोधन कब किया गया था? 42वां संविधान संशोधन जो किया गया था 1976 में, उसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया था। जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तब ये संशोधन किया गया था। ठीक है। अब इसके बाद में अगर बात करें तो कि विधिक स्वरूप इसका कैसा है, क्या इसे न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है प्रस्तावना को? तो नहीं, ये अपरिवर्तनीय है, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। ये शुरुआत के फैक्ट हैं। ठीक है, अपरिवर्तनीय, इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। लेकिन 1960 में एक केस आया था, बेरुवारी केस। ये बेरुवारी केस आया था, तो ये बेरुवारी एक पुलिस चौकी थी। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान दो भागों में बटा था, एक तो पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। तो आज जो बांग्लादेश है वो पहले पूर्वी पाकिस्तान में आता था। तो जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों को तो पता नहीं था कि यहाँ कैसी भौगोलिक विविधता है, कैसे सांस्कृतिक विविधता है, तो उन्होंने एक लकीर खींच दी और उन्होंने विभाजन कर दिया। तो जो बॉर्डर एरिया था उसी बॉर्डर पर ये बेरुवारी चौकी यानी पुलिस चौकी थी, ये मैटर आ गया। अब ये बात चली कि ये पाकिस्तान को दी जाए कि हिंदुस्तान में रहने दी जाए। तो भारत की संसद ने ये विचार करके इसे पाकिस्तान को दे दिया। अब एक व्यक्ति थे
क्या नाम है यार, उनका नाम नहीं याद आ रहा। हाँ, तो ये केस जब बेरुवारी केस जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, संविधान का भाग नहीं है तो मतलब इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। उसके बाद 13 साल बाद केस आता है केशवानंद भारती। ये केरल का केस था, केशवानंद भारती बनाम केरल। 1973 में जब ये केस आया तो केरल सरकार एक मुहिम चला रही थी, भूमि सुधार आंदोलन करके ऐसे ही कुछ मुहिम चला रही थी, जिसमें हाँ भूमि विकास कार्यक्रम चला रही थी, जिसमें केशवानंद भारती का एक मठ था, एडनीर नाम का कोई मठ था। तो ये वहाँ के अधिपति थे, वहाँ के जो महंत थे, ये केरल के एडनीर नाम के मठ के ये महंत थे। तो जो ये भूमि विकास कार्यक्रम चल रहा था उसके बीच में इनकी ज़मीन आ रही थी। तो केरल सरकार ने इनसे रिक्वेस्ट की, मांगी इन्हें खरीदने के लिए का, लेकिन ये माने नहीं। इन्होंने कहा मैं अपने आश्रम की ज़मीन नहीं दूंगा। तो सरकार ने ज़बरदस्ती उस ज़मीन पर कब्जा कर लिया और अपना काम चलाने लगे। तो ऐसे में केशवानंद भारती ये पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। जब ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए तो वहाँ 13 जजों की एक बेंच बैठी थी। 13 जजों की बेंच में 6 और 7 के वोट से ये फैसला हुआ। 6 जज थे वो केशवानंद भारती के पक्ष में थे और 7 जज थे वो केरल सरकार के पक्ष में थे। तब उसमें कहा कि संविधान जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है, अतः इसमें संशोधन किया जा सकता है। लेकिन उसमें ये भी कहा गया कि जो मूल ढांचा है, जो प्रस्तावना का या संविधान का जो मूल ढांचा है उसमें संसद संशोधन नहीं कर सकती। जब ये संशोधन नहीं कर सकती तो इससे सरकार ने पूछा कि वो मूल ढांचा क्या है जिसमें हम संशोधन नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि नहीं, वो हम समय आने पे बता देंगे, अभी नहीं बताएंगे। आप जैसे संशोधन करेंगे हम उसका रिव्यू करेंगे, उसके बाद में हम बताएंगे कि ये मूल ढांचा है या नहीं, आप इसमें संशोधन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब बात आती है कि जो संसद और राज्य विधानमंडल हैं, जब ये कानून बनाते हैं तो क्या इनके कानूनों को प्रस्तावना ओवरराइड कर सकती है? तो नहीं। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो संसद या आरबीएम द्वारा, यानी कि राज्य विधानमंडल द्वारा जो भी कानून बनाए जाएंगे उनके ये ओवरराइड नहीं कर सकती। ठीक है, अब जो बात आती है उसमें बात आती है कि जो भी कथन है, जितने भी राजनीतिक हुए, जो भी विद्वान हुए, तो उन्होंने प्रस्तावना के बारे में कुछ कथन भी कहे हैं। जैसे कि संविधान का जो प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र एन ए पालकीवाला ने कहा है। एन ई पालकीवाला ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। ऐसे ही अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने प्रस्तावना को दीर्घकालिक सपनों का विचार कहा है। अब बात आती आत्मा। बहुत से बच्चों को ये लगता है कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। नहीं, ये ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। वहीं अंबेडकर ने पवित्र दस्तावेज कहा है। प्रस्तावना को पवित्र दस्तावेज कहा है। और जो संविधान की जो आत्मा कहा है वो अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को कहा है कि जब किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो तो कोई व्यक्ति डायरेक्ट आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में जाके अपनी याचिका दायर कर सकता है। ऐसे ही संविधान की जो प्रस्तावना को जन्म कुंडली कहा है वो के.एम. मुंशी ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है। ठीक है, अब इसमें और क्या रह गया? इसमें लगभग सभी कंप्लीट हो गया है, अब कुछ बचा नहीं है। हाँ, प्रस्तावना लगभग पूरी कवर होगी, इससे एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचे। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।